कि नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अनुसार एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस क्या थी? देखिए, मैंने नेपोलियन के साथ भी चर्चा की थी कि यूरोपीय राजदूतों का एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? यूरोपीय राजदूतों का एक सम्मेलन जो सितंबर 1814 से जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलियाई चांसलर मेटरनिख ने की। बहुत बार प्रश्न पूछ लेता है कि वियना जो कांग्रेस थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑस्ट्रेलियाई चांसलर मेटरनिख ने इसकी जो है वो अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य देखिए, कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, नेपोलियन युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न होने वाले कई मुद्दों और समस्याओं को हल करने का था। तो वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, नेपोलियन युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न होने वाले कई मुद्दों और समस्याओं को हल करना, ये किसका उद्देश्य था? वियना कांग्रेस का। आपको स्पेशली याद रखना है। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? ऑस्ट्रेलियाई चांसलर मेटरनिख ने इसकी अध्यक्षता की। ये दोनों पर्सन। ठीक है, और उद्देश्य में आपको ये बता देना है कि ये फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध की जो परिस्थितियां थी, नेपोलियन के साथ जो युद्ध हुआ वाटरलू का, पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न जो होने वाले कई मुद्दे थे, इन सब समस्याओं को हल करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। इस सम्मेलन में यूरोप के कई छोटे छोटे देश शामिल हुए, परंतु नीति निर्माण के संदर्भ में चार मुख्य देशों के प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। ये नेता थे ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख, रूस का जार अलेक्जेंडर। आपको याद रखना कि वियना कांग्रेस में चार प्रमुख व्यक्ति कौन थे? इंग्लैंड का विदेश मंत्री लॉर्ड कैसलरे, फ्रांस से विदेश मंत्री तेलरा। ये प्रमुख व्यक्ति थे जो इस वियना कांग्रेस के चार प्रमुख नेता। यदि आपसे पूछ लेता है तो आपको ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख, रूस का जार अलेक्जेंडर, इंग्लैंड का विदेश मंत्री लॉर्ड कैसलर और फ्रांस से विदेश मंत्री तेलरा। ये प्रमुख रूप से याद रखना। वियना कांग्रेस के समक्ष समस्याएं क्या थी? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के उच्च आदर्शों को यूरोप में फैलाने से कैसे रोका जाए। जो फ्रांसीसी क्रांति के उच्च आदर्श हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, क्योंकि ये संकट पैदा कर रहे थे एक प्रकार से राजतंत्र के खिलाफ, तो इनको किस प्रकार से रोका जाए, ये भी इनका एक प्रमुख एजेंडा था वियना कांग्रेस के सामने। नेपोलियन ने जो विजित क्षेत्रों के साथ किस प्रकार की नीति अपनाई जाए, नेपोलियन के जो विजित क्षेत्र इनके अब अधीन हैं उनके साथ क्या नीति अपनाई जाए, चाहे वो स्पेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे इटली, जर्मनी के प्रमुख क्षेत्र हों। तीसरा, नेपोलियन का साथ देने वालों के देशों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कि नेपोलियन का जिन लोगों ने साथ दिया है उनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो आपको स्पेशली तीन चीज़ें देखनी हैं कि इसमें चार लोग हुए। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख था, रूस का जार अलेक्जेंडर था, इंग्लैंड का विदेश मंत्री लॉर्ड कैसलर था, फ्रांस से विदेश मंत्री तेलरा था। तीन मुख्य मुद्दे थे कि यूरोपीय आदर्शों, फ्रांसीसी क्रांति को यूरोपीय आदर्शों में फैलने से कैसे रोका जाए, नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों के साथ किस प्रकार नीति अपनाई जाए, नेपोलियन का साथ देने वाले देशों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। लेकिन इसमें क्या हुआ वियना कांग्रेस में कि जो निर्णय की समानता होती है, मत की समानता होती है, वो कहीं दिखाई नहीं देती। मेटरनिख जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है, जार जो रूस का है, चांसलर है, एक पर राजा शासक है, प्रतिक्रियावादी थे। तो ये दोनों के तो विचार मिल रहे हैं, लेकिन जो केसलर इंग्लैंड का है और तेलरा फ्रांस का है, वो उदारवादी हैं थोड़ा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फ्रांस के साथ किए जाने वाले बर्ताव को लेकर मतभेद कायम था। तो वियना कांग्रेस के जो सिद्धांत थे वो क्या? देखिए, पहला सिद्धांत इन्होंने जारी किया, शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या है? बैलेंस ऑफ पावर ये है कि फ्रांस के निकटवर्ती राज्यों को विस्तृत क्षेत्र देकर शक्तिशाली बना दिया जाए, ताकि आवश्यक होने पे अपने सैन्य शक्ति से फ्रांस को दबा सके। यानी फ्रांस के जो पड़ोसी हैं, क्षेत्र हैं, उनको इतना शक्तिशाली बनाया जाए ताकि फ्रांस दोबारा जब ऐसी कोई स्थितियां पैदा हो तो वो फ्रांस को सैनिक शक्ति से दबा सके। इसको क्या बोला गया? शक्ति संतुलन का सिद्धांत। दूसरा इन्होंने दिया वेदता का सिद्धांत। वेदता का सिद्धांत क्या है? देखिए, वेदता का सिद्धांत यह है कि इस सिद्धांत के तहत, वेदता का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के तहत पुराने राजवंशों का उद्धार करके उनके राज्य फिर से सौंप देने की बात कही गई। इस सिद्धांत के तहत फ्रांस में बुर्बो वंश को पुनः स्थापित किया गया, यानी फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनः स्थापना करना, वैधता, पुराने राजवंशों की को सत्ता सौंप देना। आगे देखिए, पुरस्कार व दंड का सिद्धांत। नेपोलियन के सहायक दंड जैसे सेक्स, नेपोलियन के विरुद्ध रवित राष्ट्रों के सहायक देश मुआवजा, पुरस्कार, ठीक है, तो दंड देना, ठीक है, नेपोलियन की जिन्होंने सहायता की उनको दंड देना, ठीक है, और नेपोलियन के विरुद्ध जिन्होंने मित्र राष्ट्रों की सहायता की उनको पुरस्कार देना। तो ये दो थ्योरी इन्होंने लागू कर दी, दंड, ठीक है, दंड देना, जैसे सेक्शनिया जो देश था उसके साथ में मित्र राष्ट्र में सहायक देश को मुआवजा, पुरस्कार देना।
नई प्रादेशिक व्यवस्था क्या की इन्होंने, तो ये नई प्रादेशिक व्यवस्था ये थी इनकी कि इंग्लैंड ने माल्टा और एलिगोलैंड उत्तरी सागर आदि द्वीप मिल गए इस तहत। फ्रांस को टोबेगो, मॉरिशस और सेंट लूसिया के द्वीप मिल गए। और स्पेन से ट्रिनिडाद जैसे क्षेत्रों की प्राप्ति हुई। फ्रांस को और इंग्लैंड को माल्टा और एलिगोलैंड की प्राप्ति हुई। अब फ्रांस की सीमाएं क्रांति से पूर्व की स्थिति यानी युद्ध हर जाना इसको 70 करोड़ फ्रैंक में तय कर दिया गया। फ्रांस के सीमावर्ती क्षेत्रों से शक्तिशाली राष्ट्रों का निर्माण किया गया ताकि फ्रांस दबा रहे, भविष्य में फ्रांस महाद्वीप की शांति को भंग न कर सके। फ्रांस के राज सिंहासन पे पुनः बुर्बो वंश की जो है वो पुनः स्थापना कर दी और लुई 18वें को जो है वो बैठा दिया गया, याद रखना, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। जर्मनी, नेपोलियन से पूर्व जर्मनी में पवित्र रोमन साम्राज्य मौजूद था। नेपोलियन ने उसे समाप्त कर राइन राज्य संघ का गठन किया था और वहाँ राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा व्यापक प्रचार हुआ। इस राष्ट्रीयता के प्रसार को रोकने के लिए एक ढीला ढाला, क्योंकि ऑस्ट्रिया का वहाँ पर अधिकार था तो ऑस्ट्रिया की खतरा हो गया, ढीला ढाला संघ बनाया गया जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का सम्राट फ्रांसिस बना। इसी प्रकार ऑस्ट्रिया को इटली से वेनेशिया और लोम्बार्डी प्रदेश प्राप्त हो गए। पोलैंड से दक्षिणी वेलेंसिया प्राप्त हुआ, ठीक है। इटली अनेक छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया पुनः ने। जिस राष्ट्रीयता का प्रचार किया था इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने, उसको वापस से विखंडित कर दिया गया। इटली वस्तुतः मेटरनिक के शब्दों में केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर रह गया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। किसने कहा कि एक इटली भौगोलिक अभिव्यक्ति बन गया? मेटरनिक, क्योंकि वापस उसको पुनः भाजित कर दिया गया। इटली पे ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित कर दिया गया। दास प्रथा का विरोध, वियना कांग्रेस में दास प्रथा का विरोध किया गया, ठीक है। वियना कांग्रेस में दास प्रथा का विरोध किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण, शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय व्यवस्था कंसर्ट ऑफ यूरोप की स्थापना की गई। ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। अंतर्राष्ट्रीय संविधान की स्थापना, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संविधान का निर्माण, नदियों में जहाज़ों का आवागमन, समुद्र का उपयोग और राष्ट्रों के बीच पारस्परिक व्यवहार के मुद्दों को व्याख्यात किया गया, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय संविधान नदियों में जहाज का आवागमन सुविधाजनक बना दिया गया, समुद्रों का उपयोग करने की छूट, राष्ट्रों के बीच पारस्परिक व्यवहार के मुद्दों को व्याख्यात किया गया। ये प्रमुख इसके परिवर्तन थे। वियना कांग्रेस की आलोचना किस मुद्दे को लेकर की जाती है? प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय, यानी कि राष्ट्रवाद, उदारवाद, जनतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसी प्रगतिशील विचारधारा को रोकना। ये मतलब एक प्रकार से लोकतंत्र के विरुद्ध कार्य करना, ठीक है। उदारवाद को रोकना, राष्ट्रवाद को रोकना, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता की जो नारे दिए थे फ्रांसीसी क्रांति ने उनको दबा देना, यूरोप की यथा पुरानी जो पूर्व स्थिति थी उसी में वापस यूरोप को प्रतिस्थापित कर देना। ये एक प्रकार से इनके नेगेटिव पार्ट थे। क्या थे? ये नेगेटिव पार्ट थे वियना कांग्रेस के। जनता की इच्छा की अवहेलना करना, क्योंकि जनता स्वतंत्र राष्ट्र चाहती थी, राष्ट्रवाद चाहती थी, लेकिन इसके माध्यम से तो दबाया गया। मनमाने तरीके से राज्यों की सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया एक प्रकार से, ठीक है। नीतियों में विरोधाभास, वेदता के सिद्धांत को वहीं लागू किया गया जिनसे बड़े राज्यों के हित में, मतलब अपने हित के लिए सब कुछ करना, चाहे वो नियमबद्ध हो कि नहीं हो। आदर्शवादी बातें ऊपर से दिखाई दे रही हैं, लेकिन अंदर से क्या कर रहा है? वही फायदा अपने राष्ट्रों को, जो मित्र राष्ट्र हैं उनको कैसे फायदा पहुंचे, उन्हीं की बात करना। इसी प्रकार शक्ति संतुलन की नीति को केवल फ्रांस तक सीमित रखा गया। इंग्लैंड, रूस के संदर्भ में नीति लागू नहीं की गई, ठीक है। तो एक प्रकार से अपने हितों की पूर्ति करना, ये वियना कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य था और इसके तहत उन्होंने आम जनता के हितों की, राष्ट्रवाद की, उदारवाद की, जनतंत्र की जो है वो अवहेलना की। वियना कांग्रेस के यदि सकारात्मक पक्षों की बात की जाए तो वियना कांग्रेस की मुख्य उपलब्धि ये रही कि इसने यूरोप में लगभग 40 वर्षों तक शांति स्थापित की। यानी कि इसके बाद जो है यूरोप में कोई बड़ा कोई परिवर्तन, बड़ा कोई आंदोलन, बड़ी कोई क्रांति नहीं हुई। तो 40 वर्षों तक क्या रही? शांति रही, जिसकी यूरोपवासियों को उस समय सर्वाधिक जरूरत थी। वियना कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने की कोशिश की और यूरोपीय व्यवस्था की स्थापना कर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की, जिसके आधारशिला पे आगे चल के राष्ट्र संघ ने लीग ऑफ नेशंस की भूमिका को इसने तय कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की भूमिका को इसके माध्यम से तय कर दिया। वियना कांग्रेस में फ्रांस के साथ अपेक्षाकृत न्यायपूर्ण व्यवहार किया गया और पराजित शक्ति होने के बावजूद उसे कांग्रेस में प्रतिनिधित्व दिया गया, जबकि ये पॉजिटिव पार्ट है। जबकि यदि हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वारसाई की संधि हुई थी, ठीक है, उस वारसाई की संधि की अपन बात करें तो जर्मनी के साथ बहुत बुरा व्यवहार में उसको प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया गया, जबकि यहाँ तो दिया गया। संधि के कड़े प्रावधान उस पर थोप दिए गए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वियना कांग्रेस ने तात्कालिक रूप से यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित किए, बड़ा योगदान माना जाता है। 40 वर्ष तक फ्रांस के साथ नरम व्यवहार करने से सकारात्मक कदम उठाए।
परंतु उदारवाद, राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा को रोकने का प्रयास कर इतिहास की धारा के विपरीत कार्य किया गया। इस दृष्टि से वियना कांग्रेस प्रतिक्रियावादी जो है मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये वियना कांग्रेस थी, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको देख लीजिएगा।